बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इससे पहले मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की 4 वीडियोस दे चुका हूं। स्ट्रैटेजी की वीडियो के अलावा 4 वीडियोस दे चुका हूं पढ़ाई की। एक वीडियो में मैंने सारे के सारे 14 चैप्टर्स के फॉर्मुलेज कराए 1 घंटे 17 मिनट में। फॉर्मुलों को एक्सप्लेन करके हवा में उड़ाया नहीं है। आप अगर उस वीडियो को करेंगे तो आप काफी सारे एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2025 का बोर्ड का पेपर भी बच्चों को क्लास में सॉल्व करवाया ऑफलाइन क्लास में अपनी। तो मैंने देखा बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, तो आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के हर चैप्टर के 10 मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 3 वीडियो डाल दी हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का नाम मैं संजीवनी बूटी देता हूं। अब आखिरी के 2 दिन बचे हैं, मुश्किल से 3 दिन, 17 तारीख है आज, 18 और 19 3 दिन बचे हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो डालूं, आप बार बार देखें। तो मैं बुक 1 के रिमेनिंग चैप्टर्स, जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सारे चैप्टर्स की एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आस्क्ड बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, या कोई अगर बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है तो मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाल दिया है। कोई एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन है आपको इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन मिलेंगे। बचे हुए 5 चैप्टर्स के, बुक 1 के शुरू के 3 चैप्टर से क्वेश्चन करा चुका हूं अलग अलग 3 वीडियो में, इसलिए दोबारा नहीं करा रहा हूं। पहली वीडियो में 10 हैं क्वेश्चन, दूसरी वीडियो में 10, तीसरी में 10 और 25 इधर, तो इसका मतलब बुक 1 के 55 क्वेश्चंस हैं। एक और वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए एक साथ, या तो रे और वेव अलग से और मॉडर्न और सेमीकंडक्टर एक, या फिर बुक 2 की पूरे एक बार में 25, 30, 35 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस की वीडियो, वो आपको कल दूंगा। इस वीडियो का नाम रहेगा संजीवनी बूटी। जो कतई बिल्कुल हिम्मत हार रहे हैं, कम से कम ये वाले एमसीक्यूज तो, ये वाले क्वेश्चन तो जरूर कर जाइएगा, ठीक है। आइए, बोर्ड का क्वेश्चन है, ईयर नहीं भी लिखा है तो भी बोर्ड का ही है। 2009 में बोर्ड में आया था पहली बार। A charge Q है, चार्ज Q मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी V। एक चार्ज Q एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, हाँ ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B अलोंग Z एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ट्रेस द ट्रैजेक्टरी, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है तो उसका पाथ सर्कल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग, जैसे ये सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के अलोंग होगी, सर्कल की एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो होगा सर्कल इन दी एक्स वाई प्लेन। क्या होगा पाथ? सर्कल होगा एक्स वाई प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हैं जब ये पार्टिकल यहां आएगा, इधर आएगा, तो इसका पाथ जो है वो सर्कल हो जाएगा। आप ऐसे बना दीजिए एक्स वाई प्लेन में, या कैसे भी बना दीजिए, ठीक है। पाथ विल बी अ सर्कल इन दी एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। डज द चार्ज पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी इन दी मैग्नेटिक फील्ड? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी 2-3 बार आ चुका है, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है? तो आंसर है नहीं। वेलोसिटी चेंज होती है हर समय पर डायरेक्शन बदलने की वजह से, बट स्पीड चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, V से B तक राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब देगा फोर्स। तो फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, और फोर्स परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ये भी बोर्ड में आया कि विच पेयर ऑफ वेक्टर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर? फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यहां से कंटिन्यू करते हैं, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। और वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और कॉस 90 आ जाएगा, एफ एस कॉस 90। तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा एक्चुअली में वर्क डन 0 होगा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। और वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन 0 होता है, उसके द्वारा डिलीवर्ड पावर 0 होती है, और जब वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल सकती, ठीक है।
आइए अगला सवाल है, ये भी पॉपुलर सवाल हो रहा है आजकल, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, मैंने ईयर नहीं लिखवाया बट आया हुआ है बोर्ड में। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स हैं, पी और क्यू दिख रही है आपको, रेडियस आर है, दोनों में करंट आई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है μ0I/2r। डायरेक्शन क्या होती है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई पहली कॉइल की μ0I/2r, μ0I/2r, ठीक है, μ0I/2 टाइम्स r। उसके बाद दूसरी कॉइल देखिए, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल की वजह से, ये भी आएगा आपका μ0I/2 टाइम्स r। दो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी अंडर रूट के अंदर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, जो कि सॉल्व करके आएगी √2 टाइम्स b1, जो कि सॉल्व करके आएगी √2 टाइम्स आपकी μ0I/2 टाइम्स r। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ के चलिए कि अगर मैं 5 चैप्टर में से 25 क्वेश्चन लेके आया हूं तो ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको संजीवनी बूटी मान सकते हैं आपके लिए, ठीक है। 2012 में आया था, बोर्ड का क्वेश्चन है, 2012 में। 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं पी और क्यू, ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों में करंट आई और 2i है, कैरिंग करंट आई एंड 2i, ठीक है। आर लाइंग पैरेलल टू द प्लेन सच दैट दे हैव कॉमन एक्सिस, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द लूप्स इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से देखने पे दोनों में क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल बनेगा और ये भी साउथ पोल बनेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी अच्छी लिखी कि ओ पॉइंट से देखने पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन बना के छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। अगर यहां से क्लॉकवाइज है ना तो इस साइड से वो नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इधर से क्लॉकवाइज है तो इधर से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा बाल को, ठीक है, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ। ओ पॉइंट की दूरी दे रखी है, वैसे तो दूरी नहीं दे रखी है बट दूरी को मैं कुछ भी अच्छा दे रखी है, आर और आर, रेडियस भी आर है, ये दूरी भी आर है, रेडियस भी आर है, ये दूरी भी आर है। अच्छा सुनिए, रूल क्या है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना तो वो कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है और उससे राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से अवे डायरेक्टेड होती है। और अगर किसी पॉइंट से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है ना तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ डायरेक्टेड होगी। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब साउथ पोल है तो सुनिए भाई, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा दोनों का। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला होता है μ0I रेडियस का स्क्वायर 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर x भी r के बराबर है। तो एक्चुअली में क्या है, अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट पे पहली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आप मान लीजिए कि साउथ के टुवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड, तो पहली कॉइल के टुवर्ड्स होगी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी कॉइल के अगर आप यहां भी साउथ पोल है तो कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके भी टुवर्ड्स होगी। B1 और B2 ना मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आ गई। ठीक है, 2012 का पेपर मुश्किल पेपर था, मैंने आपको बताया पहले भी कि 2005 मुश्किल पेपर आया, 9 मुश्किल पेपर आया, 9 कंपार्टमेंट मुश्किल पेपर आया, 2012 मुश्किल पेपर आया, 2020 मुश्किल पेपर आया, 2025 में मुश्किल पेपर आया, 26 का पता नहीं। ठीक है, तो ये मुश्किल पेपर था। इस पेपर के दौरान ही भूकंप भी आ गया था। अब कुछ सेट में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि बोला कि दोनों तरफ से साउथ क्लॉकवाइज है, एक में ऐसा था कि इसमें क्लॉकवाइज है इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड दोनों की निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। अगर एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों ऐड ऑन हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको x की जगह r डालना है और फिर डबल करना पड़ेगा दोनों कॉइल की वजह से। तो कुछ लूप में बड़ी सी लैंग्वेज थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब कुछ के अंदर आंसर 0 आ रहा था, कुछ में ऐड ऑन हो रहा था, तो लोग बच्चे घबरा गए पेपर के बाद, अरे क्या हो रहा था। तो एनीवेज आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अगला सवाल है हमारा 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्सप्रेशन लिखना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, फोर्स क्यू वी क्रॉस बी होता है, फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी, परफेक्ट है।
a neutron and electron and alpha particle moving with equal velocities enter in magnetic field into the plane of the paper as shown, trace their path. तो सुनिए, magnetic field into the plane है, positive charge is Fleming's left hand rule, force, magnetic field, current, FBI. ठीक है, magnetic field into the plane, index finger magnetic field into the plane, करंट टूवर्ड्स राइट, फोर्स ऊपर आ गया तो इस चार्ज पार्टिकल ये ऐसे डेविएट होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन को कोई फोर्स नहीं लगेगा, न्यूट्रल है, सीधा निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, करंट उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब रेडियस कंपेयर करनी है अगर आपको, तो भाई रेडियस क्या होगी, रेडियस होती है mv/bq। तो अगर इलेक्ट्रॉन की अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास 4m है, प्रोटॉन का मास 4 टाइम्स होता है उसका, और चार्ज इस पे 2q होता है। ठीक है, तो रेडियस आ गई अल्फा पार्टिकल की 2mv/bq। और अगर इलेक्ट्रॉन की रेडियस कंपेयर करें आप तो क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है m/1837 इंटू वेलोसिटी सेम है अपॉन b, चार्ज तो q होता है। तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस बहुत कम है, अल्फा पार्टिकल की रेडियस बहुत ज़्यादा है। तो आइडियली देखा जाए तो अगर ऐसा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस तो बहुत कम होगी और अल्फा पार्टिकल की रेडियस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। आपको यहाँ पर अगर इसका पाथ बनाना है तो इस तरह से पाथ बनेगा। आई होप आप समझे। उसके बाद कुछ नहीं, यही था। चलिए अगला सवाल बालकों। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली 2015 में आया। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर एंड एम्पीटर आपने पढ़ा है बच्चों, उस पे सवाल है। आइए सवाल क्या है देखिए। क्वेश्चन है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर। तो आप जानते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने इनफैक्ट आपको जो 1 घंटा 17 मिनट की वीडियो दी है जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले डिस्कस किए, वहां पर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इनकी वर्किंग पूरी एक्सप्लेन करी हुई है, प्रिंसिपल, वर्किंग, सब डायग्राम। ठीक है, वैसे इसकी वर्किंग आपका प्रिंसिपल होता है व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ठीक है, गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर टू मेजर V बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज। तो गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था IG करंट पे। पहले केस में आपने गैल्वानोमीटर के साथ में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया R1, ठीक है, IG, तब ये बन गया वोल्टमीटर जिसकी रेंज V है। ओके, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी, V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को G बोला गया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है। अगर आपने रेजिस्टेंस R2 यूज किया तो रेंज हो जाएगी V/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने इसी गैल्वानोमीटर के साथ में अगर रेजिस्टेंस R2 यूज किया, ठीक है, तो यहां पर रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी V/2 इंडीड। तो V/2 क्या है, गैल्वानोमीटर में कितना करंट है इनटू गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस R2। सही है बच्चों, ठीक है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको इसे 2 वोल्ट का 2V रेंज का वोल्ट मीटर बनाना है। तो आप ठीक है, इट कैन मेजर अ V/2, फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 और R2 रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वानोमीटर टू रीड 2V, ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल G। अच्छा, वैल्यू ऑफ कैपिटल G भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका। ओके, ठीक है, तो हम पहले इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 2 रहने देते हैं। अब हम दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या आएगा, उससे आएगा V/2 डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू IG G प्लस R2 डिवाइडेड बाय IG G प्लस R1। IG से IG उड़ा दीजिए, ठीक है, V से V उड़ा दीजिए। G प्लस R1 इज इक्वल टू 2G प्लस 2R2। तो यहां से कैपिटल G आ जाएगा आपका R1 माइनस 2 टाइम्स R2। तो एक पार्ट तो हो गया बच्चों हमारा। कैपिटल G कितना आ गया, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। सही है, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन ये भी है यहां पर कि आपको 2V रेंज का वोल्टमीटर बनाना है, तो आप उसके लिए सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए, तो तीसरा पार्ट क्या है आपका, कैपिटल G के साथ में एक आप R3 लगाएंगे जिससे कि जो वोल्टमीटर है उसकी रेंज 2V हो जाएगी। ठीक है बालकों, ठीक है, ये IG है आपका। तो 2V किसके बराबर हो गया, IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर प्लस R3। ठीक है, तो बच्चों हम फिर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से V गायब हो जाएगा, IG गायब हो जाएगा, G तो हमें पता ही है, तो R3 आ जाएगा। ठीक है, आइए इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट करते हैं।
तो 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या है देखिए 2v इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस R3 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू आई जी प्लस R1 इंडीड। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। उड़ाइए इसे अब, देखिए v से v उड़ा दीजिए, IG से IG उड़ा दीजिए, तो ये 2 टाइम्स g 2 टाइम्स R1 इज इक्वल टू g प्लस R3, तो आ जाएगा g प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू R3। g क्या है R1 माइनस 2R2, तो कैपिटल G की जगह लिखिए R1 माइनस 2 टाइम्स R2 प्लस 2 टाइम्स R1 इक्वल्स टू R3, तो यहाँ से 3 टाइम्स R1 माइनस 2 टाइम्स R2 बराबर है आपका R3 के। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था मार्केट का, 2015 बोर्ड में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी टर्म्स में, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। आइए, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये कोई सैंपल पेपर वगैरह का होगा कभी, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा देता हूं। अच्छा एमसीक्यू हो सकता है, अच्छा हाँ एमसीक्यू अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फिगर शोज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि कौन जा रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो फिगर शोज द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन containing uniform magnetic field of magnitude B1 and B2, its path in the region is half circle, दिख रहा है आपको, ये भी half circle, where the what are the direction of two fields, और time spent by electron बताना है B1, region greater than or less than or same time spent in B2, ये बताना है आपको। ठीक है, तो सुनिए, देखिए करंट उल्टा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, भगवान बड़ा मुश्किल काम है तो रुकिए रुकिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फोर्स ऊपर नहीं नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा बेसिकली। हाँ ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है राइट में, तो करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स नीचे एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ गई। ठीक है, यहां कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड आ गई, तो इनवर्ड आउटवर्ड तो आपको पता लग गया, दिस इज बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और कुछ नहीं है। अब सुनिए, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv बाई बी क्यू, स्पीड तो चेंज हो नहीं सकती मैग्नेटिक फील्ड में, mv बाई बी क्यू, तो m सेम है, v सेम है, q सेम है, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जहां रेडियस कम है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो R2 बड़ा है R1 से, तो मैग्नेटिक फील्ड में B2 छोटा होगा B1 से। उम्मीद है आप समझ गए, अच्छा क्वेश्चन होता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रैदर की सिंपल पूछ लिया जाए डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आइए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है आपका, सॉलिड सिलेंडर एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, 2010 बोर्ड में भी आया हुआ है, पूरा 3 नंबर का, और ये 2023-24 के पेपरों में भी आया है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बना दीजिए इसके लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन, ये सॉलिड सिलेंडर है, एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, बहुत बार। आइए क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, जिसकी रेडियस ए है, जिसमें आई करंट है। अब आपको करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू दी क्रॉस सेक्शन, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड निकालना है और ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पे क्वेश्चन तो अभी भी बोर्ड में आया है, 2 साल 1 साल पहले भी 24 में। ठीक है, और ये डेरिवेशन भी 36 बार आ चुकी होगी, इससे पहले इसके बाद भी बहुत बार आई है। तो क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है सिलेंड्रिकल, इसमें आई करंट एंटर करता है, आई करंट लीव करता है, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ठीक है, अब केस 1 है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड। ठीक है, तो जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपने वहीं से पास करता हुआ एम्पीरियन लूप बना दिया आर रेडियस का। ठीक है, इसकी अपनी रेडियस है ए। अब स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, आपने एम्पीरियन लूप जो बनाया उस पर डीएल भी ऐसे ही कट किया, बी डीएल cos 0 डिग्री आ जाएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल म्यू नॉट टाइम्स, पूरा ही सिलेंडर एनक्लोज्ड है पीले वाले रास्ते में, तो करंट एनक्लोज्ड आई है, बी और डीएल में 0 डिग्री एंगल है, तो बी डीएल cos 0 डिग्री म्यू नॉट टाइम्स आई, बी आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट टाइम्स आई, डीएल का इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई आर तक, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ गई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर।
सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही आ रही है जैसे कि एक नॉर्मल इनफाइनाइट वायर के लिए आती है। इनसाइड देखिए केस, ठीक है, केस 2 देखिए, केस 2। अब सिलेंडर के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं तो आई एनक्लोज्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो ये सिलेंडर है, पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रहा है, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द सिलेंडर, तो आपने इनसाइड आर रेडियस का एक एम्पिनल लूप बना दिया, ठीक है, बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गई और डीएल भी ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये ए रेडियस हो गई, ठीक है बच्चों, राइट। अब आपको वही करना है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इस म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर है तो मीडियम की परमेबिलिटी कुछ और होगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आउटसाइड का फॉर्मूला क्या आया था, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप अगर यहां पर यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो क्या होगा, पूरे सिलेंडर से आई करंट एनक्लोज्ड है और क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई ए स्क्वायर, ठीक है। एनक्लोज एरिया, आपको एनक्लोज करंट निकालना है, बट एनक्लोज एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, येलो वाला एरिया, ठीक है। ये पूरे क्रॉस सेक्शन में आई करंट जा रहा है, येलो वाले पार्ट से कितना जाएगा, येलो वाले पार्ट से कितना करंट जाएगा, बेसिक बात ये है, ठीक है। तो यहां से यूनिटरी मेथड निकालिए, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एनक्लोज्ड करंट इंटू पाई ए स्क्वायर। तो आई एनक्लोज्ड होगा यहां से, आई एनक्लोज्ड होगा यहां से कैपिटल आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, परफेक्ट है, कैपिटल आई इंटू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब लाइन इंटेग्रल बी डॉट डी एल, लाइन इंटेग्रल बी डॉट डी एल म्यू एम टाइम्स आई एनक्लोज्ड, ठीक है। बी और डी एल में 0 डिग्री एंगल है, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू एम टाइम्स एनक्लोज करंट कितना है, आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, तो बी आ जाएगा म्यू एम आई आर स्क्वायर, डी एल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू ए स्क्वायर। तो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, म्यू नॉट नहीं है, म्यू एम है, म्यू एम आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अगर सरफेस पे निकालना है तो आर की जगह ए पुट कर देना। तो देख लो आप एक बार क्विकली देख लो यहाँ पर क्या डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है वो लिख देता हूँ, यह आता है म्यू एम आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर इनसाइड, हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, आर की जगह ए पुट किया, कैपिटल आर ले लीजिए या ए ले लीजिए, इज इक्वल टू ए एट दी सरफेस और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई टाइम्स स्मॉल आर आउटसाइड। इसका बेटा बोर्ड में ग्राफ बनाने को आया है पिछले से पिछले साल एमसीक्यू में, और डेरिवेशन भी आई है 3 नंबर की 3-4 बार बोर्ड में। एक बार क्या ग्राफ है वो देख लीजिए, देखिए बी वर्सेस स्मॉल आर, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाता है बच्चों, उम्मीद है आप समझे, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आपका ग्राफ है, ये भी बोर्ड में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाल को। चलिए आइए लपेटते हैं अगला सवाल बाल को, देख लीजिए। ये भी 2012 में आया, उससे पहले 2009 में आया, उसके बाद भी आ चुका है, उससे पहले भी आ चुका है, कम से कम 5 टाइम्स आया है बोर्ड में। मतलब आप समझ लीजिए कि 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन तो है ही ये क्वेश्चन, 4 टाइम्स आया है बोर्ड में, कम से कम 12-15 सालों में 4 टाइम्स, 10-12 सालों में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, आपको इस लूप एबीसीडी पे फोर्स निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन लूप एबीसीडी, यही है ना, हाँ, और टॉर्क भी बताना है, ठीक है, परफेक्ट है। तो सुनिए, इस स्ट्रेट वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट वायर के राइट में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स आएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। वैसे भी 2 करंट कैरिंग वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस पे फोर्स लगेगा F1, और ये वाला नीला वाला वायर और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, तो इस पे फोर्स लगेगा अवे F2, और ये वाले पार्ट पे करंट लगे, फोर्स लगेगा ऊपर F3, और ये वाले पार्ट पे फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड रूल से नीचे, और F3 और F4 कैंसिल हो जाएंगे, F3 और F4 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
अब F1 यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि ये वाला वायर ए भी पास में है, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा F1 और F2 कम होगा। ठीक है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करें वो अट्रैक्ट करेंगे और ये वाला वायर और ये वाला वायर रिपेल करेंगे। तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स कर दूंगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का, सुनिए। पहले वायर ए बी वायर पे जो एडी वायर पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ क्या है उसकी, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 फॉर्मूला लगा रहा है डायरेक्ट। I1 है 5 एम्पियर इंटू 2 एम्पियर अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई इंटू डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। एडी फोर्स हो गया आपका म्यू नॉट 10 म्यू नॉट जो भी है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 अपॉन 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 0.1। सॉल्व कर लीजिए भाई, ये टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा फोर्स, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये फोर्स कितना आ रहा है, ये 2 उड़ा दीजिए। अब देखिए फोर्स की पावर कितनी बच रही है, तो 2 ही बच रहा है बस, ये उड़ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, न्यूटन फोर्स आ रहा है एडी वायर पे टूवर्ड्स लेफ्ट। तो F1 कितना आया आपका, F1 आया आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन और डायरेक्शन है माइनस आई कैप लेफ्ट की तरफ। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरे वाले वायर पे निकालिए, ये एडी वायर है, F1 मतलब एडी वायर। ठीक है, एडी वायर पे फोर्स है, ओके नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए दूसरे वाले वायर पे, चेंज क्या हो रहा है, बस डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है वायर का, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा भाई। ये कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4 और 1 5 सेंटीमीटर हो जाएगा आप। तो फोर्स ऑन वायर, इसका नाम हमने क्या रखा था, ABCD था ना, ए ये बी है, तो फोर्स ऑन वायर BC कितना है, BC वायर पे फोर्स डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 2 एम्पियर, I2 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई, 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। परफेक्ट है भाई। तो फोर्स ऑन वायर BC इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10.1 इधर ले आओ अपॉन 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, उड़ा दो ये, 2/5 आ गया आपका 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, और ये आएगा आई कैप टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ये फोर्स रिपल्सिव होगा। नेट फोर्स आप दोनों का वेक्टर सम निकाल लो। नेट फोर्स क्या आएगा, अट्रैक्टिव में से रिपल्सिव माइनस कर लो, 2 में से 0.4 माइनस करो तो आया 1.6 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन, डायरेक्शन है माइनस आई कैप या टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है बच्चों, परफेक्ट है। ये सेकंड पार्ट कराया मैंने। फर्स्ट पार्ट क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप बताना है। तो इस वायर की वजह से, ब्लू वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता लगता है, मैग्नेटिक मोमेंट का भी वही डायरेक्शन है। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, थंब देता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में 0 डिग्री एंगल है, तो टॉर्क 0 होगा। ठीक है, टॉर्क होता है वेक्टर m क्रॉस बी एम बी साइन थीटा, एम बी साइन 0 डिग्री, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल, तो टॉर्क 0 होगा प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा 2009 में भी एक बार आया था कि वहां वायर को ऐसे दे दिया था और ये लूप दे दिया था। देखो MCQ भी आ सकता है, लूप दे देंगे और बोल देंगे कि भाई आपको क्या लगता है लूप रोटेट करेगा, भाग जाएगा, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। तो जाहिर सी बात है कि दो करंट कैरिंग वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और ये दोनों करेंगे रिपेल, बट पास वाला डोमिनेंट होगा तो पूरा लूप इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, ये आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन आ गया, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। ठीक है, चैप्टर 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक क्वेश्चन आ गया। एक दो मिक्स भी हो सकते हैं बीच में, मैंने आपको बताया इसके अंदर 4 5 6 7 8 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एच। तो ठीक है, मटेरियल्स आइडेंटिफाई करने हैं आपको। तो भाई बी क्या है, आपको पता है ना, आई वर्सेस एच ग्राफ में जो टैन थीटा है ना, आई वर्सेस एच ग्राफ का, वो देता है ससेप्टेबिलिटी। टैन थीटा क्या होता है, आई बाय एच, और आई बाय एच क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। अब जिसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू तो वो फेरोमैग्नेटिक, जिसकी लेस पॉजिटिव वैल्यू तो वो पैरामैग्नेटिक, और अगर नीचे को बनता तो वो डायामैग्नेटिक। सही है। वाई डज मटीरियल बी हैव अ लार्जर ससेप्टेबिलिटी देन ए, पहले बोल दिया। अच्छा, आइडेंटिफाई कर रहा था मटीरियल, फिर तो ठीक है।
व्हाई डज मटेरियल बी हैव लार्जर ससेप्टिबिलिटी देन ए? उसका रीजन हो सकता है उस मटेरियल की अपनी इंटरनल डेवलपमेंट, मतलब इंटरनली वो कैसा बना हुआ है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक डोमेन्स उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, विच आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आप जो इंडिविजुअल एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो काफी सारे सेम डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं, तो कुछ पोर्शंस का नेट डायपोल मोमेंट आता है, तो इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर ऐसे भी पूछ लेते हैं ससेप्टिबिलिटी इनकी वेरी कैसे करेगी टेम्परेचर के साथ, तो पैरा की ऐसे वेरी करती है ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। पैरा फेरो की पूछ लेते हैं तो फेरो की ऐसे वेरी करती है। ठीक है, और ये फेरो की, और डाया की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये आपका ईएमआई का क्वेश्चन आ गया बच्चों, है ना, हॉट्स में है, बोर्ड में आया होगा कभी ना कभी जरूर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी ना आया हो, ईयर नहीं लिखा है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, है ना। द फिगर शोज एन इंडक्टर रजिस्टर इन पैरेलल विद द बैटरी बी। ठीक है, द रेजिस्टेंस आर इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल दैट मेक्स इंडक्टर। ठीक है, 2 बल्ब्स पी और क्यू लगे हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं अगर स्विच क्लोज करा जाए विच बल्ब विल लाइट अप अर्लियर। तो अगर आपने स्विच क्लोज किया ना, तो जिसमें रजिस्टर लगा होता है वो बल्ब जल्दी जलेगा, बल्ब पी विल लाइट अप अर्लियर। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में जब करंट बढ़ना शुरू होता है तो इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, विच डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग द इंडक्टर। फिर से कौन सा लाइट अप अर्लियर होगा? पी विल लाइट अप अर्लियर। आप मेरी भाषा सुन लीजिए, मैं अंग्रेजी लिख नहीं रहा। पी विल लाइट अप अर्लियर। क्यों? क्योंकि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन द current then the growth of current through the inductor is delayed by development of induced EMF across the inductor। इस वजह से इस बल्ब Q को ग्लो करने में, फुल्ली ब्राइट होने में थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप स्विच को अचानक से ओपन कर दें तो फिर कौन सा बल्ब देर तक जलता रहेगा? तो बल्ब Q देर तक जलता रहेगा, क्योंकि जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो करंट घटना शुरू होगा, तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी इंडक्टर के अक्रॉस, which will keep the bulb Q glowing for relatively longer period of time। अंग्रेजी आप लिख लेंगे अपने आप। आ जाइए, ईएमआई का क्वेश्चन है, हॉट्स में है, बोर्ड में आया हुआ है एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्राफ है ना, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, तो बोर्ड में इन्होंने ऐसा ग्राफ दिया था। ठीक है, ग्राफ आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इन्होंने दे रखा है। तो कह रहे हैं कॉइल है छोटी सी, तो उसमें एक मैग्नेट गिर रहा है, तो कह रहे हैं ग्राफ की शेप एक्सप्लेन करो, और नेगेटिव पीक लॉन्गर क्यों है पॉजिटिव पीक से। तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि अब हम ईएमएफ के ग्राफ, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब मैग्नेट अंदर आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ती है, बट नेगेटिव पोलैरिटी से बढ़ती है, बट इन्होंने पहले ही पॉजिटिव पोलैरिटी दे रखी है, तो हम ईएमएफ के टर्म्स में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ आइडियली तो ठीक नहीं है, बट जो दे रखा है वही एक्सप्लेन करना है, बोर्ड का क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या बोलेंगे पहले पार्ट में, एज मैग्नेट अप्रोचेस दी कॉइल, जैसे जैसे कॉइल के पास आ रहा है, अप्रोचेस दी कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इंक्रीज होता है, वैसे तो विद कॉइल इंक्रीजेस, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड, डेवलप हो रही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इज डेवलप्ड व्हेन, छोटी कॉइल है तभी ये जीरो वाला पार्ट बहुत कम दिखाया गया। व्हेन कॉइल इज कंप्लीटली, व्हेन मैग्नेट इज कंप्लीटली इनसाइड द कॉइल, बच्चों कंप्लीटली इनसाइड द कॉइल, तो क्या हो रहा है, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स जीरो मोमेंटरली, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी। देन ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो मोमेंटरली, इसलिए क्योंकि बहुत छोटी कॉइल है, एकदम से मैग्नेट बाहर आ जाएगा, बड़ी कॉइल होती तो लंबे समय तक जीरो रहती। मोमेंटरली व्हेन मैग्नेट कम्स आउट ऑफ द कॉइल, अगेन फ्लक्स डिक्रीजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। ठीक है, फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गई। ठीक है, और नेगेटिव पीक लॉन्गर क्यों है? बिकॉज मैग्नेट जब गिर रहा है ना, तो आइडियली उसका फ्री फॉल टाइप ही हो रहा है, थोड़ा सा एक्सेलेरेशन जी से कम होता है, बट काफी तेज एक्सेलेरेशन से गिर रहा है, तो मैग्नेट कम्स आउट ऑफ द कॉइल विद ग्रेटर स्पीड,
और फेरेडे की सेकंड लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक पीक इज लॉन्गर देन पॉजिटिव पीक, क्यों? एज मैग्नेट कम्स आउट ऑफ कॉइल विद ग्रेटर स्पीड, ज्यादा स्पीड से आ रहा है, विद ग्रेटर स्पीड। सो तो क्या होगा? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज लार्जर, ज्यादा मैग्नीट्यूड की ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है फैराडे की सेकंड लॉ के हिसाब से। उम्मीद है आप समझे। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या होता है कि एक रॉड की लेंथ एल है, इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v in a direction perpendicular to its length through a region in which uniform magnetic field is acting vertically downward. Derive the expression for induced EMF across the ends of the rod। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार क्या होता है। ये देखिए, ये आपका ये एक वायर फ्रेम है, ठीक है, इसमें एक रॉड है, आप इस रॉड को मूव करा रहे हैं, ये रॉड PQ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये लेंथ L है, किसी मोमेंट पे दूरी x है, सिर्फ मान लेते हैं कि रॉड PQ का ही रेजिस्टेंस है, जो भी है, ओनली रॉड PQ पोजेसेस दी रेजिस्टेंस, बाकी कहीं रेजिस्टेंस नहीं है कोई भी, ठीक है, परफेक्ट है। अब आप इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो आपको बोला गया इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो निकाल देंगे। उसमें क्या है? फ्लक्स क्या है? किसी मोमेंट पे B डॉट एरिया है, फ्लक्स है B डॉट एरिया। मैं इसमें इनफैक्ट आपको और भी चीजें ड्राइव करवा देता हूं, या शायद अगले ग्राफ में हो सकती हैं, हो तो अगले क्वेश्चन में होंगी तो ठीक है, नहीं तो इसी में ड्राइव करा दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, एन कैप बाय डिफॉल्ट हम बाहर लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में 180 डिग्री एंगल है, हाँ ठीक है। अब फ्लक्स हो गया B, एरिया हो गया L इंटू एक्स, कॉस 180 माइनस 1, यहां से फ्लक्स आ गया माइनस BLX, ईएमएफ हो गई आपकी माइनस का d∅dt, तो ये हो जाएगा BL dx अपॉन dt को हम वेलोसिटी कहते हैं, BL dx अपॉन dt को हम वेलोसिटी कहते हैं, इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं BLV। इसकी वजह से करंट आता है BLV/R। करंट कैसा आएगा सुनिए, करंट की डायरेक्शन देखिए, जब आप इसको रॉड को बाहर लेके जा रहे हैं तो एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट उस फ्लक्स को घटाएगा। अब फ्लक्स को घटाने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो तभी हो सकती है जब करंट एंटी क्लॉकवाइज आए, और जब ये करंट आने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज तो इस पे कुछ फोर्स लगने लगेगा, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स पीछे लगने लगेगा। अब अगर आप इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो आपको मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट आ गया BLV/R, और मैग्नेटिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी BIL, एंगल तो 90 है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो B इंटू BLV/R इंटू L, और पावर ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाए तो F एक्सटर्नल इंटू वेलोसिटी, या फिर पावर डिसिपेटेड पूछा जाए तो I²R लिख दीजिएगा, बात एक ही आएगी, B² L² V²/R। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। उसके बाद अगर आपसे बोला जाए इसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में तो यही डेरिवेशन पूछी थी, मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा कर दी है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है चेंज इन फ्लक्स बाय डेल्टा टी, और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ईएमएफ और रेजिस्टेंस को, ईएमएफ और करंट को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन चार्ज, और ये है रेजिस्टेंस, तो ये हो गया चेंज इन फ्लक्स अपॉन चार्ज। तो यहां से चार्ज इंड्यूस्ड आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में फ्लिप कर दिया, बताइए उसका अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है या चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ, तो फ्लिप करने पे बी डॉट एरिया का डबल हो जाता है ना, पहले ऐसे है बाद में ऐसे हो गया, 180 डिग्री का चेंज है तो माइनस करोगे तो 2BA हो जाता है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हाउ डज 2014 में आया था, देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डज वन अंडरस्टैंड दिस मोशनल ईएमएफ बाय इन्वोकिंग द लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री चार्ज कैरियर्स ऑफ द कंडक्टर। देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, मोशनल ईएमएफ BLV, उसे लॉरेंट्ज फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना है। आइए करते हैं लॉरेंट्ज फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन। ठीक है, EMI का क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है मार्केट का। देखिए ये वायर फ्रेम है,
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द प्लेन है, यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। अब आपने एक रॉड ले लिया, यहां पर एक रॉड ले लिया, रॉड का नाम है PQ, ठीक है, ठीक है। अब आप जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, v वेलोसिटी से रॉड जा रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है, v राइट हैंड की फिंगर्स को v से b तक कर्ल करो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगेंगे, ये एंड नेगेटिव होने लगेगा और ये एंड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगेगी। तो इस वजह से अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, इस रॉड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा ऊपर, ठीक है। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि भाई मुद्दा ये है कि हम एक रॉड को मूव करा रहे हैं v वेलोसिटी से, कराए जा रहे हैं। मान लो ये वायर फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम रॉड को मूव कराते जाएं तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर में तो ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, तो फिर तो वोल्टेज डेवलप होती जाएगी और ज्यादा। एक मोमेंट के बाद ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक मोमेंट के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर जाते हैं। जब ये बैलेंस कर जाते हैं तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रुक जाता है, तो जो ईएमएफ डेवलप हो गई होगी उतनी ही रहती है, ठीक है, याद रखिए ये बात, ठीक है ना। तो Fe और Fm को हम मैग्नीट्यूड में इक्वल कर देते हैं, या Fe, हाँ ठीक है, Fe और Fm को मैग्नीट्यूड में इक्वल कर देते हैं। तो फोर्स होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B, ठीक है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, ये आपने उड़ा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है dV/dl, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड V क्रॉस B। तो फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगी, V आ जाएगा इंटीग्रेशन, V पोटेंशियल है कैपिटल, V क्रॉस B डॉट dl, है ना बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जो BLV फॉर्मूला है वो तब एप्लीकेबल है जब B, L और V म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो V क्रॉस B डॉट dl करना पड़ता है। मतलब बोल दें वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है, कंडक्टर रखा है i कैप में, मैग्नेटिक फील्ड है i कैप, j कैप, k कैप में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है अगर रॉड में तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमने इसे लॉरेंट्ज फोर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होता है जब एक रॉड मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से। देखिए बच्चों, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2013 बोर्ड में आया है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, अभी भी मोस्ट ऑफ भी शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही है। इसमें ग्राफ बनाने होते हैं, काफी तगड़ा सवाल माना जाता है मार्केट का, ईएमआई के तगड़े सवाल में से है ये। देखिए, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर लूप कंडक्टिंग PQRS एंड द आर्म PQ इज फ्री टू मूव, ठीक है, ठीक है। Magnetic field acts in the direction perpendicular to the plane of the loop. Arm PQ is moved with velocity v towards RS, assuming that the arm QR, RS, SP have negligible resistances. Moving arm PQ का ही resistance है, obtain the expression for current in the loop, force and power। ये कर चुके हैं बच्चों हम, ठीक है। ये वो ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं है, ये हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। करंट वही EMF BLV, सेम डेरिवेशन है बच्चों, ठीक है। करंट वही अभी पिछले वाले क्वेश्चन के तरह BLV by R, फोर्स BIL है ना, और पावर जो है वो F डॉट V, कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। ये अभी हमने किया है। मेरे ख्याल से ग्राफ वाला क्वेश्चन आगे होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये 2013 का सिंपल वही डेरिवेशन है, शायद ग्राफ वाला क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं। यही था बच्चों, मैं आपको अभी वैसे ही बता दूंगा अंत में वो ग्राफ वाला क्वेश्चन क्या था ईएमआई का, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये वैसे बोर्ड में नहीं आया बट ये सुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपके लिए। क्या सवाल है देख लीजिए एक बार। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज अ पार्ट ऑफ, कोई कंप्लीट सर्किट का पार्ट है। इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट 5 एम्पियर है, यहां पर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और करंट डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 10 की पावर 3, भाई साहब di/dt, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव, 10 की पावर 3 मतलब माइनस 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकंड से डिक्रीज हो रहा है। VB माइनस VA निकालना है। तो देखिए KVL इन, अच्छा जहां पर ना इंडक्टर में करंट एंटर करता है वो एंड हम पोलैरिटी पॉजिटिव लेते हैं, वो ये नेगेटिव हो गया।
याद रखिएगा, इंडक्टर में जहां से करंट एंटर करता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी वाला एंड है, दूसरा एंड नेगेटिव पोलैरिटी का है। अब आप यहां पर लगाइए, ए पॉइंट लीजिए, ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA, करंट के अलोंग -IR 5 × 1, ठीक है, करंट 5 है, रेजिस्टेंस 1 है, नेगेटिव से पॉजिटिव +15 इंडक्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ -LdI/dt और इज इक्वल टू जहां पहुंच गए उस पॉइंट का पोटेंशियल। केवीएल इन ओपन लूप, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। VA +10, इंडक्टर है आपका 5 मिली हेनरी और DI/dt है आपका -10⁻³ = VB। तो माइनस माइनस तो प्लस कर दीजिए और ये 1 कर दीजिए, तो VA +10 +5 यही होगा इज इक्वल टू VB। तो VB - VA आपका 15 वोल्ट आ गया बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये मार्केट का, ठीक है। आइए भैया, एक क्वेश्चन है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, ये एक बार बोर्ड में आया है, और अगर ये बोर्ड में ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल आ जाता है ना तो 90% चांसेस होते हैं कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे कर ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को विजुलाइज करना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सच्ची घटना पे आधारित सवाल है, ये हमारे एसी का क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, ये ऑल्टरनेटिंग करंट के सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे। ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद फिर हमारे कुछ क्वेश्चन ईएम वेव्स के हैं, ठीक है। ईएम वेव्स के वेवलेंथ और यूजेस वाले सवाल आप कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टाउन वाले क्वेश्चन पे। तो स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट पावर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। सबसे धांसू क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट में, ट्रांसफॉर्मर का सबसे तगड़ा न्यूमेरिकल है, सबसे तगड़ा, इससे ऊपर न्यूमेरिकल कोई नहीं है ट्रांसफॉर्मर पे। और 5 मार्कर आ सकता है। ट्रांसफॉर्मर का 2-3 नंबर की थ्योरी दे दी, 2 नंबर की, और 3 नंबर का ही न्यूमेरिकल दे दिया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन्स थ्रू 4000-220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट अ सबस्टेशन इन द टाउन। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस टू द लीकेज। और कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द पावर प्लांट। तो एक बार देखिए इसको ना, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं पहले। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सच्ची घटना पे आधारित है। ये एक पावर प्लांट है, ये एक पावर प्लांट है, ठीक है। ये पावर प्लांट कोई बिजली प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बिजली क्योंकि बहुत हाई करंट पे होती है तो इसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के यहां पर करंट कम करते हैं और वोल्टेज बढ़ा देते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप, ठीक है, ठीक है। अब ये कहीं आपके एंटीना ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइंस में, ये ट्रांसमिशन लाइंस आपको दे रखी हैं, 2 लाइंस हैं, हर एक लाइन 15 किलोमीटर की है और हर एक का रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर। उसके बाद ये जो भी आपके घर के पास का टाउन है वहां पर बिजली आ गई है, ठीक है। अब वहां पर आपको इतनी हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होती, यहां पर आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन, और आपको इसका आउटपुट चाहिए 800 किलोवाट। 800 किलोवाट चाहिए क्योंकि जो टाउन में घर हैं वो कुछ 800 किलोवाट पावर यूज करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा घर, छोटा सा घर 2 कमरे का जिसमें एसी नहीं है, उसमें 2 किलोवाट का बिजली का मीटर लगता है। तो इसका मतलब छोटा सा टाउन है जिसमें एसी नहीं है, ठंडी जगह का कोई टाउन है, वहां पर 400 घर है, हर एक घर में 2 किलोवाट का मीटर लगा हुआ है बिजली का, 800 किलोवाट सप्लाई चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स को आइडियल मान के चलिए कि ट्रांसफॉर्मर में किसी प्रकार का लॉस नहीं है, ये बोला गया है। तो 800 किलोवाट पावर चाहिए आपको, ठीक है। और जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये है 4000-220 वोल्ट। ये 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो पावर प्लांट जनरेट कर रहा है वो 440 वोल्ट पे कर रहा है, उसको कितने पे कर रहा है स्टेप अप ये नहीं पता, ठीक है। तो पहला पार्ट है लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्या है, ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, आइडियल है। ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट कितना है 800 किलोवाट, तो इनपुट कितना होगा 800 होगा। अब ये करंट आपको नहीं पता है ना, ये इस ट्रांसफॉर्मर का ये प्राइमरी करंट है, इसकी वोल्टेज कितनी है 4000 है। तो इनपुट पावर इस वाले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट पावर बराबर होगी। इनपुट है इसकी 4000 वोल्ट वोल्टेज, करंट नहीं पता, आउटपुट है 800 किलोवाट 10⁻³ तो इसका इनपुट करंट है 200 एम्पियर। तारों में करंट फ्लो करने से करंट कम नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप होता है।
तो ये 200 एम्पियर जो करंट है इसका जो प्राइमरी का वो एक्चुअली में इन तारों से आ रहा है और इसका सेकेंडरी का करंट है वो 200 एम्पियर। इन लाइंस में 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब लाइन पावर लॉस निकालना है आपको। तो लाइन पावर लॉस कितना है बताइए, पहला पार्ट है लाइन पावर लॉस। तो सुनिए लाइन पावर लॉस क्या है, मुद्दा क्या है लाइन पावर लॉस का समझिए। 15 किलोमीटर की एक लाइन और एक लाइन, तो दो लाइन 15 दूनी 30 किलोमीटर की होगी। करंट है 200, आई स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 15 और 15 30 किलोमीटर और हर एक का 0.5 ओम रेजिस्टेंस है 30 किलोमीटर के तार का, तो ये आ जाएगा आपका 600 किलोवाट। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया आंसर 600 किलोवाट। अब कह रहे हैं हाउ मच पावर मस्ट दी प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। भाई टाउन को चाहिए 800 किलोवाट, हवा में उड़ गया, तारों में लॉस हो गया 600 किलोवाट, और वो भी तब हुआ भाई साहब जब ट्रांसफार्मर बिजली नहीं खा रहा। आधी बिजली खा जाते हैं ट्रांसफार्मर भी, है ना, बहुत कम एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर्स की भी। तो पावर प्लांट को कितनी सप्लाई करनी चाहिए? तो हमारे देश में ज्यादातर ऐसा होता था पहले कि वो 800 ही बेचते थे। भाई साहब कह रहे हैं हमने 800 बेची थी, बीच में गायब हो गई, तो हम क्या करें। अब तो बहुत सुधार आ गया बिजली के अंदर। ठीक है, तो हाउ मच पावर मस्ट दी प्लांट सप्लाई, भाई 800 किलोवाट टाउन को चाहिए, और जो 600 किलोवाट का लॉस है वो भी पावर को कैलकुलेट करके ही देना पड़ेगा ना बिजली विभाग को। तो प्लांट मस्ट सप्लाई 1400 किलोवाट। ये थोड़ा ना हमने 800 भेजी थी नहीं आई तो हम क्या करें, है हम थोड़ा खा गए, ऐसा नहीं कर सकते। टाउन को 800 चाहिए, पावर लॉस को भी आपको कैलकुलेट करके इस पावर प्लांट को 1400 किलोवाट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टराइज दी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट दी पावर प्लांट। इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 440 वोल्ट को कितने वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके सही है। अब सुनिए इसका पावर आउटपुट कितना है 1400 किलोवाट। इनपुट आउटपुट इसका पावर का 1400 किलोवाट है, वो हमने निकाल लिया है क्योंकि लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट करंट पता है, आउटपुट वोल्टेज निकल आएगी। तो इस वाले ट्रांसफॉर्मर का पावर आउटपुट है 1400, पावर देखिए 1400 किलोवाट, और आउटपुट में करंट है 200, आउटपुट वोल्टेज ES, तो आउटपुट वोल्टेज आ गई 7000 वोल्ट। तो जो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा है पावर प्लांट पे, ये 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है प्यारे बच्चों। 7000 वोल्ट में भाई साहब बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मर का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये, सबसे तगड़ा 7000 वोल्ट में। अब ये 3 पार्ट आपके एनसीईआरटी में थे पुरानी वाली, एक बोर्ड में ही आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन। एक 4th पार्ट मैंने खुद आपको बताता हूं। कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है ना, ये जो दे रखी सच्ची घटना पे आधारित कि एक पावर प्लांट है, एक टाउन है 15 किलोमीटर दूर पे, वहां बिजली फेंकी जा रही है, मतलब फेंकी नहीं मतलब दी जा रही है, सप्लाई की जा रही है। ठीक है, क्या आप इस प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन के लिए कोई सर्किट डायग्राम बना सकते हैं? सर्किट डायग्राम इस पूरी सिचुएशन को रिलेट करने के लिए तो बना सकते हैं। इसका आंसर क्या था? पावर लॉस था 600 किलोवाट, 1400 किलोवाट, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या था 440 वोल्ट को 7000 वोल्ट में कन्वर्ट करा। तो इसका 4th पार्ट, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर द अबव सिचुएशन। इस पूरी सिचुएशन के लिए एक सर्किट डायग्राम बना दीजिए भाई साहब, इस पूरी सिचुएशन के लिए एक सर्किट डायग्राम बना दीजिए, अगर बना सकते हैं तो मजा आ गया। तो सर्किट डायग्राम देखिए 4th पार्ट, ये है 12वीं की फिजिक्स का मजा, ये है लेवल। सुनिए तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम, PP पावर प्लांट, ये हो गया PP पावर प्लांट। पावर प्लांट के बाद क्या लगाया आपने? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये इधर टर्न्स कम होंगे और इधर बहुत ज्यादा टर्न्स होंगे। ट्रांसफॉर्मर का सर्किट सिंबल है ये, इधर टर्न्स ज्यादा हैं। कितने हैं? इधर 440 हैं तो इधर 7000 होंगे। टर्न्स का रेशियो भी वही होता है जो वोल्टेज का रेशियो है। अच्छा यहां आ गए, अब खंबे पे आ गए। अब खंबे पे क्या है? खंबा भाई दारू की बोतल को ही बोलते हैं, है ना, डोंट माइंड। हाँ, ये एंटेना, ठीक है, एंटेना जहां से आप जो भी ट्रांसमिशन, एंटेना तो नहीं, पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल, एंटेना बोलना गलत बात है, कोई वेव थोड़ा फेंक रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक पोल है। अब ये इलेक्ट्रिक पोल के बाद 2 वायर्स हैं, एक वायर ऊपर एक रजिस्टर है, एक वायर नीचे एक रजिस्टर है। 15 किलोमीटर इंटू 0.5 7.5 ओम का रजिस्टर है, 7.5 ओम का रजिस्टर है। फिर आप यहां पहुंच गए, फिर से इलेक्ट्रिक पोल आ गया। इलेक्ट्रिक पोल के बाद आपका फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन में ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा टर्न्स प्राइमरी में होते हैं, सेकेंडरी में कम टर्न्स होते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ये टाउन पे आ जाएगा, आउटपुट टाउन, है ना। और यहां पर क्या रेशियो है? यहां पर क्या रेशियो है? ये कन्वर्ट कर रहा था आपका 4000 को 4000, ये था इसका रेशियो आपका, लिख दे रहा हूं 4000, यहां पर 4000 और यहां पर 220 टर्न्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिचुएशन का। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन, 2 रजिस्टर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आगे टाउन पे बिजली चले गई।
मजा आ जाएगा अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आए थे ना, सीधे 5 नंबर डिजर्व करता है। और पहली बार अगर किसी ने देख लिया क्वेश्चन तो भाई हिलता भी नहीं है क्वेश्चन, कलम भी नहीं लगा पाते बच्चे इसमें। एसी का क्वेश्चन है, सिंपल और पॉपुलर सवाल है, आइए करते हैं। अ डिवाइस कैपिटल X इज कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन साइकिल इज शोन, विच कर्व शोज द पावर कंजप्शन ओवर फुल साइकिल, आइडेंटिफाई द डिवाइस X। तो वोल्टेज क्या है? साइन कर्व है। ये वोल्टेज तो साइन कर्व है ना, ये वोल्टेज का कर्व साइन कर्व है। तो वोल्टेज ये है आपकी। अच्छा, वोल्टेज कर्व साइन कर्व। करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है? 90 डिग्री आगे से। तो करंट क्या है? कॉस कर्व है। करंट अगर 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो डिवाइस कैपेसिटर है। ठीक है, करंट लीड्स वोल्टेज यहां पर बाय पाई बाय 2, तो डिवाइस X इज अ कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर। और जो तीसरा कर्व हो जाता है डबल फ्रीक्वेंसी का कर्व जो होता है वो पावर का होता है। ठीक है, पावर कंजप्शन कौन सी होगी? जो डबल फ्रीक्वेंसी वाला कर्व होता है, पावर की फ्रीक्वेंसी डबल होती है बच्चों, है ना, ये पावर का कर्व है। और एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल में 0 होती है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे समझ लीजिए, वोल्टेज का ग्राफ तो V नॉट साइन ओमेगा टी है। कैपेसिटर में करंट क्या होता है? 90 डिग्री आगे तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो कॉस ओमेगा टी हो गया I नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है आपकी? V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी। तो डबल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है और साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0 होती। मैंने अपना काम कर दिया, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला सवाल है भाई, देखिए आपका बालकों, ऑल्टरनेटिंग करंट 2014 का कितने रह गए हमारे? 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रह गए। चलिए जल्दी से करते हैं बालकों, है ना। ये हमारे पूरी बुक 1 के सुपर डुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, आइए, मजा आ गया क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है भाई, अ कैपेसिटर सी, अ वेरिएबल रेजिस्टर आर एंड अ बल्ब बी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और बल्ब है। ठीक है, हाउ विल द ग्लो ऑफ द बल्ब चेंज इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कीपिंग द रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो कैपेसिटर के द्वारा ऑपोजिशन ऑफर्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाता है। तो सर्किट का जो इंपीडेंस है आरसी सर्किट का, वो आर स्क्वायर, मतलब जो भी है ये रेजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, नेट रेजिस्टेंस हो गया उसका स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो इंपीडेंस घट जाएगा। इंपीडेंस घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा सर्किट में। तो ऐसा होने पे बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी 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 बच्चों, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए सही है। उसके बाद में सेकंड पार्ट है, आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करा तो सर्किट में नेट ऑपोजिशन बढ़ेगा, इंपीडेंस, करंट घटेगा, तो यहां पर ब्राइटनेस घटेगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। ठीक है, बल्ब वाले क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स का पेपर ज्यादातर कोशिश करके कॉन्सेप्चुअल होता है, इसके न्यूमेरिकल में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्यादा, मैथ्स ज्यादा नहीं होती केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह। आइए क्वेश्चन क्या है, एलआर सर्किट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ बल्ब चेंज, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा। और एसी को अगर डीसी सप्लाई से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो सुनिए, तो एक्सएल होता है ओमेगा एल। अगर आपने आयरन स्लैब इंसर्ट कर दी तो इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। और एलआर सर्किट में इंपीडेंस होता है अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही बात है ना बच्चों। अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि इंपीडेंस बढ़ जाएगा, इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट सर्किट में घटेगा, तो ब्राइटनेस घटेगी। और फिर कह रहे हैं अगर एसी की जगह डीसी सप्लाई लगा दिया तो डीसी सप्लाई लगाने पे इंडक्टर है ओमेगा एल होता है ना एक्सएल, ओमेगा 0 हो जाएगा तो एक्सएल 0 हो जाएगा। तो इस केस में फिर करंट बढ़ेगा, क्योंकि एक जो ऑपोजिशन ऑफर हो रहा है वो तो कम हो गया ना, तो फिर ब्राइटनेस, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी बच्चों, है ना। उम्मीद है आप समझ गए। राइट, लिखिए बालकों।
क्वेश्चन है अगला, गिवन बिलो आर टू इलेक्ट्रिक सर्किट ए और बी, आपको दोनों के पावर फैक्टर निकालने हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो सर्किट ए का पावर फैक्टर क्या है, सर्किट ए कॉस फाई ए बोल देता हूं, सर्किट ए आर बाई जेड, आर बाई जेड क्या है, अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो पावर फैक्टर सर्किट वन का क्या है, आर अपॉन अंडर रूट में 9r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आइए सर्किट बी लपेटते, एक्सएल एक्सी आर सब है। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर पे क्वेश्चन जरूर आता है भाई। पावर फैक्टर की वैल्यू रेजोनेंस पे क्या होती है, कॉस फाई आर बाई जेड होता है, रेजोनेंस पे जेड और आर बराबर होते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है रेजोनेंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आर अपॉन अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी 2r का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कर लीजिएगा यार, दोनों के पावर फैक्टर कंपेयर करने डिवाइड कर दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। आइए अगला सवाल आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है, पॉपुलर सवाल है मार्केट का। आइए, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम दे रखा है आपको, ये एनसीईआरटी था पहले के जमाने का। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो सुनिए क्या लिखा है अंदर, के वाई प्लस ओमेगा टी। तो के वाई प्लस ओमेगा टी है ना, अगर के वाई और ओमेगा टी का डायरेक्शन साइन सेम है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर के वाई माइनस ओमेगा टी होता तो प्लस वाई एक्सिस, के एक्स माइनस ओमेगा टी तो प्लस एक्स एक्सिस, के एक्स प्लस ओमेगा टी तो माइनस एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है बताइए इसकी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है इसकी निगेटिव वाई एक्सिस प्यारे बच्चों, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, आइए वेवलेंथ लपेट दीजिए, के कितना है 1.8, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, आगे का काम आपके हिस्से का रहेगा, लैम्डा निकाल लीजिएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पकड़िए, ओमेगा कितना है 5.4 10 की पावर 6, ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा। एम्पलीट्यूड, अच्छा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव कर लेंगे। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट 3.1 है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपको पता है सी होता है ई नॉट बाय बी नॉट, सी होता है ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है। तो ई नॉट है 3.1, बी नॉट हो गया ई नॉट बाय सी, कर लीजिएगा यार 3.1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आपका बी नॉट हो गया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ पूछ डाला, सब कुछ पूछ डाला। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव कैसे लिखते हैं, ई पार्ट देखिए, ई पार्ट काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चाहिए होता है मैं आपको समझाता हूं, बी इज इक्वल टू बी नॉट, बी नॉट तमाशा सेम रहता है, कॉस जो भी है 1.8 वाई प्लस 5.4 10 की पावर 6 टी सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंत में लिखा है आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो याद रखिए बी नॉट हम निकाल चुके हैं भाई लोगों, कितना था 3.1 अपॉन 3 10 की पावर -8, कर लेना यार कैलकुलेट, है ना। 3.1 बाय 3 क्या आएगा, 1 पॉइंट जो भी आएगा, ठीक है। सुनिए अब सुनिए, ई क्रॉस बी देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव किधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन थी -j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड आई का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करें कि -j आ जाए। तो आपको पता है ना आई क्रॉस के होता है -j, नहीं पता तो ये देखिए आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा करेंगे जे क्रॉस आई तो माइनस हो जाएगा, उल्टा करेंगे ना अगर, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैप के अलॉन्ग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के नीचे या तो z लिख दीजिए या फिर अंत में के कैप लिख दीजिए, आपको इस क्वेश्चन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा बालकों, ठीक है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं ईएम वेव्स का अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एप्सिलॉन आर की वैल्यू है आपकी 9 एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज क्लोज टू 1, म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्केट का। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है 1/√में म्यू एम एप्सिलॉन एम, स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो c अपॉन v क्या होगा, c अपॉन v स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आएगा म्यू m एप्सिलॉन m म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसको आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ही निकालना, चलिए c बाई वी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 9 है, तो रूट 9 आपका 1 इंटू 9 ये 3 हो गया, ठीक है। तो c अपॉन वी आपका 3 आ गया, तो v आ गया आपका c बाई 3 प्यारे बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेम दी पार्ट्स ऑफ, ये यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको सारे याद रखने, ठीक है, सारे के सारे। मैंने एक वीडियो डाली है 14 चैप्टर्स के, तीसरी चौथी बार बता रहा हूं आपको। यहां पर मैंने 14 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले कराए, उसमें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बता रखा है, इनफैक्ट सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो नेम दी पार्ट्स ऑफ, सारे यूजेस अच्छे से करके जाने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सूटेबल फॉर रडार सिस्टम। एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, रडार के लिए माइक्रोवेव्स यूज होती है, रेडियो वेव्स यूज नहीं होती, ठीक है। माइक्रोवेव्स रडार के लिए, एयरक्राफ्ट नेविगेशन वगैरह में। यूज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन के लिए गर्मी चाहिए तो इंफ्रारेड। यूज टू डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन, एक्सरेज। डायग्नोसिस के लिए, बोन में फ्रैक्चर वगैरह के लिए एक्सरेज। मेडिकल में ट्रीटमेंट के लिए गामा रेज, ठीक है। कुछ कैंसर्स के लिए गामा रेज भी होती है, कहीं कहीं के लिए एक्सरेज भी यूज होती है, ठीक है। यूवी रेज का यूज टू किल जर्म्स। यूवी रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। उसके बाद यूवी इज यूज फॉर आई सर्जरी, LASIK, लैसिक सर्जरी के लिए यूवी यूज होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ के हिसाब से। बेटा मुझे भी ठीक से याद रहता है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। 1 मिलीमीटर वैसे आपका ये माइक्रोवेव्स होता है, ठीक है। इतनी ज्यादा वेवलेंथ तो माइक्रोवेव्स की होगी। 10 की पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा 0.01 एंगस्ट्रॉम। ये काफी छोटा हो गया, ये एक्सरेज के आसपास आएगा। और 10 की पावर माइनस 8 मीटर आ जाएगा आपका 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो कि ये हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर होना चाहिए आपका, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। फाइंड करिए वेवलेंथ। तो क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके आंसर लिखिएगा, वेवलेंथ निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, ये k है आपका 1.57 और k होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ओमेगा आपका 3.14 10 की पावर 8 है, और ओमेगा आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ओमेगा टी और kx का साइन अलग अलग है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन है वेव की पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकलती है, वेव की स्पीड निकलती है ओमेगा बाई के से, ठीक है। कर लेंगे बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को v से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर 5, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है E0 बाय B0। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। ये आपका मैंने इसके अंदर इस संजीवनी बूटी सीरीज के अंदर, ठीक है, संजीवनी बूटी वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 के सुपर इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट बोर्ड में रिपीटेड सवाल, ये आपकी बुक 1 को कवर करता है। अगली या तो 2 वीडियो में बुक 2 कवर अप करूंगा, या एक सिंगल वीडियो में बुक 2 के सुपर इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा आपको। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।